आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैडम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं डिफेंस में? मैडम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है। जी मैडम। ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम पहला, जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs हैं या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम लोग एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें। हाल ही में हमने कुछ एक्सपोर्ट किया भी है या एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए? जी मैडम। फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा आर्मेनिया के साथ में सवाती रडार का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा, जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, DM बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूँगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊँगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज़ की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूँगा जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊँगा। अच्छा, अगर एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से किसी एक को चुनना हो महिलाओं के लिए, किसे चुनेंगे? मैडम मैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। अच्छा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को नहीं चुनेंगे? मैडम अगर एक को चुनना होगा तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। एक बॉडी बनाई है सरकार ने, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। जी मैडम। क्या कार्य करती है ये बॉडी? सॉरी मैडम, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, मैं जाके इसके बारे में देखूँगा। चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी बात मानने से मना कर देते हैं और वो किसी भी तरीके से अपने स्टैंड से हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे आप? मैडम मैं सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बातचीत का विकल्प अपनाऊंगा और उनसे उनकी जो नाराज़गी है या फिर जो वो मेरी बात नहीं मानते हैं उनके कारणों पे बातचीत करूंगा कि क्या कारण है कि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करूंगा कि हो सकता है किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं और अगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनसे बातचीत के द्वारा हल निकालने में सफल हो पाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैडम जो किसी सीनियर की जो रिटर्न ऑर्डर हैं मैं लिखित में उनको ऑर्डर दूंगा जिससे कि उनके लिए बाध्यकारी हो जाएगा कि वो मेरी बात माने। मेरा अंतिम सवाल, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैडम ईटानगर है। धन्यवाद। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं।